नमस्कार विद्यार्थियों। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में हमने अध्ययन किया। उसमें वर्तमान में जो क्षेत्राधिकार में हम वृद्धि देख रहे हैं या उसके कार्यप्रणाली का जो विस्तार हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1980 से 2007 ईस्वी के वर्षों में जनहित अभियोग और जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसको न्यायिक सक्रियता हम कहते हैं, उस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका ने अपने कार्य करने की शैली में काफ़ी बढ़ोतरी की है। 2005-6 के वर्षों में विशेष रूप से ऐसी स्थितियां देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव के पुत्र अखिलेश यादव की संपत्ति विवाद के प्रसंग में जब सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, तब यादव के वकील हरीश साल्वे ने आपत्ति करते हुए कहा कि सीबीआई की जांच के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की अनुमति होनी चाहिए। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को अपनी ओर से इस प्रकार की जांच का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्निहित और असाधारण क्षेत्राधिकार की धारणा को प्रतिपादन किया। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का एक बढ़ता हुआ दायरा दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की संपत्ति के मामले में यह स्पष्ट किया कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार है या उसका यह दायरा इस बात को निश्चित करता है कि वो जांच देने का सीबीआई के लिए अधिकृत रूप से आदेश दे सकते हैं, जो कि उसके अंदर निहित होने वाली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन या उसके क्षेत्र की वृद्धि को प्रतिपादित करता है। अन्य रूपों में भी हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 129 129 रिकॉर्ड जुडिशरी या अभिलेख न्यायालय, जिसको हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, जिसमें पुराने दिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं पारित, उनको हम नज़ीर मान करके, एग्जाम्पल मान करके या उसको न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय आगे आने वाले विभिन्न मुकदमों में एक उदाहरण के रूप में उसको हम सम्मिलित करते हैं, जो कि अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड कोर्ट्स के अंतर्गत आता है। न्यायालय की अवमानना का मामला है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए यह बात प्रथम स्थिति में स्वतः ही मान्य हो जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को उसका अवमान करने वालों को दंड देने की व्यवस्था विशिष्ट रूप से कर दी गई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए न्यायालय द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अगर न्यायालय के दिए गए आदेश को संबंधित प्रतिवादी ने या जिसने उस केस को जीता है दूसरी तरफ उसको हारने वाला है, तो जिसके खिलाफ न्यायालय अवमानना जारी करेगा या अवमानना जब जारी करेगा जब उसकी बात को या उसके निर्णय को संबंधित पार्टी ने नहीं माना है, उसके आदेश को, तो वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करके उसके खिलाफ एक विशेष अपने क्षेत्राधिकार की वृद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक के रूप में भी हम देख सकते हैं। आर्टिकल 32(1) ने सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही की जाए। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रस्तुतीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को शरण देने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अब तक के कार्य के आधार पर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहा है एवं हमेशा इस कार्य में सफल बनाने के लिए तत्पर रहा है। फिर पब्लिक लिटिगेशन या जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के मुकदमे हैं, जिनको हम न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत मानते हैं। इसमें कहा गया है कि
व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून उससे ऊपर ही रहेगा, या कानून से व्यक्ति ऊपर नहीं है, कानून के नीचे है। सरकारी एजेंसी को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। 1996 में प्रधानमंत्री को भी निर्देश दिया गया कि वे कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए प्रयत्न करें। उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई गई न्यायिक सक्रियता की इस स्थिति की कुछ पक्षों द्वारा आलोचना भी की गई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायक और कार्यपालिका अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहती हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को अपनी सक्रियता दिखानी होती है और उस स्थिति को भाप करके उनके खिलाफ ऐसे आदेश देते हैं कि वह उनको मानने के लिए बाध्य हों। तो संविधान की रचनात्मक व्याख्या करने की जो बात है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत वह व्यक्तियों के मन, मस्तिष्क एवं जीवन के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। फिर है इन के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति प्राप्त है कि क्या लोकसभा या विधायिकाएं सही रूप से कानून बना रही हैं, जनहित के रूप में कार्य कर रही हैं। तो उस कानून को एक बार पुनरीक्षण करने का, अवलोकन करने का न्यायालय को यह विशेष अधिकार है। अगर वह कानून न्याय सम्मत है, संविधान के अनुकूल है, तो वह मान्य है। अगर वह संविधान के, न्याय के, कानून के विपरीत अगर स्थिति रखता है तो वह उस कानून को न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित किया जाता है। अब हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय की जो स्वतंत्रता है या जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है वह अपने आप में कितनी फ्री एंड फेयर है। तो इसके कुछ बिंदु हैं, उनको हम देखते हैं कि न्यायालय को स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सबसे पहले है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति को करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श प्राप्त करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में उच्चतम न्यायालय ने 1998 के निर्णय के आधार पर व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रसंग में सरकार या भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी के भी द्वारा मनमाना आचरण नहीं किया जा सकता। फिर है उनके कार्यकाल की सुरक्षा। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। उन्हें साधारण रूप से पद से अलग नहीं किया जा सकता। कदापि अक्षमता के आधार पर या महाभियोग के आधार पर ऐसा आभास हो तो वह संसद में संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा उसका प्रस्ताव पारित किया जाए। वेतन एवं जो उनका जो खर्चा है वो संसदीय नियंत्रण से परे है। जो भी उन्मुक्तियां होती हैं उनको हम देखते हैं कि किस तरह से संसदीय नियंत्रण से अलग रखा गया है। फिर है उसकी कार्यप्रणाली पर नियम बनाने के लिए भी शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्यप्रणाली के नियम हेतु नियम बनाने का अधिकार रखता है, लेकिन नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होंगे तथा इस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसके निर्णय या आदेश भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायाधीशों को मान्य होंगे। कर्मचारियों के वर्ग पर नियंत्रण। कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण के अभाव में उसकी स्वतंत्रता को आघात पहुंच सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। न्यायालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें भी न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। उन्मुक्तियों में आधिकारिक रूप से हम देखते हैं क्षमता में किए गए न्यायालय के निर्णय एवं कार्य हैं उनकी आलोचना से परे हैं। संसद में न्यायाधीशों के किन्हीं भी ऐसे कार्यों पर जिन्हें कर्तव्य पालन करते हुए किया गया है विचार विमर्श नहीं कर सकती।
इस प्रकार अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर भी प्रतिबंध किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जब अवकाश प्राप्त हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कहीं पर भी वकालत करने का, एडवोकेसी करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है एवं उसको प्रतिबंधित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश आदर्श सेन आनंद ने एक बार कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, अतः सार्वजनिक पद ग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वह संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है। अतिक्रमण करने की स्थिति में अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि या संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। ये जुडिशियल रिव्यू के नाम से या जुडिशियल जिसको बोलेंगे न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो स्वरूप है वो हम आगे वाले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।